तो लेसन 2 में हम लोग एक दिन पढ़े थे भारत में राष्ट्रवाद के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के भावना को महात्मा गांधी ने ही प्रेरित किया था। क्या भी कहा है वो अवतार दो। तो भारत में राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महात्मा गांधी के बारे में हम लोग पढ़े थे। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम लोग पढ़े थे कि प्रथम विश्व युद्ध आप देखे थे 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत में आए थे। आज का एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा टॉपिक आपका है जिसका नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। आज हम लोग इसी का जिक्र करेंगे अच्छे तरीके से। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि उस समय अंग्रेजों और भारतीय लोगों के बीच में घमासान लड़ाई चल रही थी और सरकार के दमनकारी कानून के विरोध में जो अंग्रेज भारत पर हुकूमत कर रहे थे, अंग्रेज जो शासन व्यवस्था भारत पर चला रहे थे, इसको नष्ट करने के लिए, इसको बर्बाद करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए भारतीय लोगों ने 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए। उसी दिन बैसाखी का मेला भी था। जालियांवाला बाग हत्याकांड का मतलब ये होता है कि जो कानून व्यवस्था अंग्रेज लोग बनाए थे, भारतीय लोगों पर बहुत प्रहार कर रहे थे, भारतीय लोगों को बहुत दुख दर्द दे रहे थे, इसको दूर करने के लिए जितने भी लोग थे, जितने भी माने भारतीय लोग थे, वह पंजाब के अमृतसर शहर में जो जालियांवाला बाग था उसमें सभी लोग एकत्रित हुए। कब? 13 अप्रैल 1919 को याद रखेंगे जरूर। 12-13 में कोई बात नहीं है, किताब में इधर उधर प्रिंट कर सकता है। अब उसी दिन बैसाखी का मेला भी था। बैसाखी का मेला जानते हो, बैसाख का मेला जो लगता है वही मेला था। और उस समय वहाँ अंग्रेज के जो जनरल डायर थे, जनरल डायर ने, जनरल जिसका नाम डायर था, उसने मैदान के सभी रास्ते बंद कर दिए। कहे कि भारतीय लोग बड़ी हुकूमत, भारतीय लोग बहुत हम पर प्रहार करते थे। तो जालियांवाला बाग में जब सभी भारतीय लोग प्रवेश किए थे तो चारों ओर से दरवाजा को उसने बंद कर दिया। जब बंद उसने कर दिया, जनरल डायर ने बंद करवा दिया और अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दिया। और इस घटना में से क्या कर रही है? सामने बैठी है ना, किसके लिए चिल्ला रहे हैं इतना? अपना लेके कभी चिल्लाता नहीं हो। चलो, और अपने सिपाहियों को, तुम लोग तो हमारे बच्चे की तरह है ना, जो टीचर होता है बच्चे की तरह मानते, तब लगल पकपकाए। हाँ, अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोली चलाने का कर दिया, आदेश दे दिया। और इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। रविन्द्रनाथ टैगोर नाराज हो गए और उनको जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी उसने वापस कर दिया। और महात्मा गांधी ने कहा कि अब मैं कोई आंदोलन नहीं चलाऊंगा। मगर उसने कहा कि अब आंदोलन नहीं चलाया जाएगा क्योंकि बहुत लोग असहयोग आंदोलन चला रहे थे। कहेंगे अब इसको मैं बंद करूंगा क्योंकि बहुत लोग इसमें मरे थे। समझिए क्या होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। खूब अपना मन से अपना सुन लो, लिख लेना सब लोग। हम ही कहे आपको बताए जालियांवाला बाग हत्याकांड में कि हुआ था ये कि कुछ अंग्रेज लोग थे जो भारतीयों को गुलाम बना लिए थे। जो कानून व्यवस्था था केवल भारतीय पर लागू होता था, गलती वो करते थे, सजा भारतीय लोगों को मिलता था। तो सन 13 अप्रैल 1919 में
उस अंग्रेजों के जो कानून व्यवस्था था उसको नष्ट करने के लिए, आप नाम भी सुने होंगे और अभी नाम भी सुने होंगे, जिनका नाम था पंजाब, एक राज्य का नाम है जिसका राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है अमृतसर। अमृतसर, बहुत अच्छा, अमृतसर, ठीक है। यहाँ पर अमृतसर में एक बाग है जिस बाग का नाम है जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग। जितने लोग थे माने कई लाख लोग इस बाग में एकत्रित, बाग माने बगीचा, इसमें एकत्रित हुए। माने आने जाने के लिए पूरा बाउंड्री था। लेकिन जो अंग्रेज के जो जनरल डायर थे, जनरल डायर, उसने कहा कि जितने रास्ते हैं आने के लिए सबको बंद कर दो। सारे रास्ते को उसने बंद करा दिया, समझ रहे हो, जनरल डायर ने। और अपने सिपाहियों को कहा कि गोलियों से ढूंढ दो सबको। अब गोलियां चलने लगी, सब लोग माने बहुत अधिक लोग मरे। मरने के बाद बहुत दुख हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर को दुख हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने जो नाइटहुड का उपाधि दिया था उसको उसने वापस कर दिया। महात्मा गांधी ने कहा कि अब मैं असहयोग आंदोलन नहीं चलाऊंगा, क्योंकि अब यह आंदोलन हिंसा के रूप ले लिया। अब लोग मरेंगे कटेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जिससे लोगों को सुख शांति मन संपत्ति। बात समझ रहे? तो उसने कहा कि आखिर जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे महात्मा गांधी, उसको उसने बंद कर दिया। इसी को हम लोग कहते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। लिखा जाएगा तो हेडिंग जरूर बना लीजिएगा अपने कॉपी पर, खुद आप लिखिएगा इसको, आप ही नहीं लिख दीजिएगा घर जाइएगा तो। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसका नाम होता है खिलाफत आंदोलन। ये तो जालियांवाला बाग आंदोलन था। उसके बाद से आपका एक नेक्स्ट आंदोलन होता है जिसका नाम होता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत माना होता है खिलाफ होना, विरोध करना। खिलाफत का मतलब होता है खिलाफ होना, विरोध करना। आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध ऑटोमन तुर्की के हार के बाद समाप्त हो गया। ऑटोमन तुर्की, मान तुर्की एक देश के नाम है। जब प्रथम विश्व युद्ध आप जानते होंगे 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। जब ऑटोमान तुर्की, जो कि एक तुर्की एक देश का नाम है, जब ये देश का आ गया हार गया, ठीक है ना, ऑटोमन तुर्की है। जब ये देश हार गया तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। उसी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से चालू हुआ था और 1945 तक चला था। ये ध्यान रखना ये चीज़ को, जब टेस्ट होगा तो सब आपको लिखना पड़ेगा। आपको बहुत छूट दिया जा रहा है, ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलो किसी तरीके से आपका उतना नंबर आना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो ये हुआ था कहाँ 1914 से लेकर के 1918 तक, मान 18 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला, जिसमें ऑटोमन तुर्की जो था वह जब देश हार गया तब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब सुनो, इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता यानी खलीफा ऑटोमन सम्राट पर कठोर संधि लगाई गई। इससे भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों से नाराज होकर के आंदोलन करने का निर्णय लिया। अच्छा देखो, अब ये जो खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत एक तरीके का उर्दू शब्द है। तो जो मुस्लिम लोग पर बहुत अत्याचार होने लगा उस समय, जिसके चलते मुसलमानों ने अंग्रेजों का विरोध किया और कहा कि अंग्रेज, तो देखो हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ मिल करके अंग्रेजों को भगाए थे। जितना बढ़ चढ़ करके हमारे देश के हिंदू लोग हिस्सा लेते थे उतना ही मुसलमान का भी योगदान था। सभी ने, देखो मुसलमान नाराज है, अंग्रेज तो नाराज होकर आंदोलन करने का निर्णय किया और मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत समिति का स्थापना हुई। मुस्लिम लोग थे। खिलाफत जो आंदोलन हुआ था उसमें कुछ लोग मौजूद थे जो अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे थे। मौलाना आज़ाद का नाम आप सुने होंगे। ये उपस्थित थे हकीम अजमल खान, ठीक है, और हसरत मोहानी, हसरत, सब याद करो अभी जस्ट। ये ऐसे कुछ लोग थे जो खिलाफत आंदोलन की प्राथमिकता दिए।
यानी ये खिलाफत आंदोलन को बनाए। बात समझे, किसने बनाया, किसने बनाया बाबू? मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी ने, ये सब मिल करके खिलाफत आंदोलन को बनाए। मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस मुद्दे पर महात्मा गांधी के साथ चर्चा की। कुछ मुसलमान ऐसे भी थे कि उसने कहा कि क्या माने, देखो जो महात्मा गांधी है उसने अपना असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, लेकिन जो ये लोग हैं मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, ये मिल करके फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, जिसको हम लोग खिलाफत आंदोलन कहते हैं। तो कुछ लोग थे जैसे शौकत अली थे, मोहम्मद अली थे, वह महात्मा गांधी से बातचीत किए कि क्या हमें आंदोलन चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। गांधी जी ने इस हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने का एक अवसर कहा कि यही अवसर है, हम हिंदू और मुस्लिम सभी एक साथ जुट जाएं और तब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करें। और देखो ध्यान से, और कांग्रेस ने सितंबर 1920 में, सुन लो ध्यान से, कांग्रेस पहला पार्टी है कांग्रेस आपका, कांग्रेस ने 1920 में कोलकाता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया और इसकी रणनीतियाँ महात्मा गांधी ने तैयार की जो निम्नलिखित है। क्या रणनीति थी, सुनो ध्यान से। सिविल सेवा, पुलिस, सेना, न्यायालय, स्कूल कॉलेज, ब्रिटिश शासन तथा विधान सभाओं का बहिष्कार करना था। माने ये कहेगा ना कि हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी काम, माने जो भी अंग्रेज़ कहते हैं वो नहीं करेंगे। अंग्रेज़ अगर सेना में भर्ती करेंगे तो हम उसमें नहीं जाएंगे। अंग्रेज़ों का जो विद्यालय होगा उसमें हमारे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। जो ये निर्णय किया गया, जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया, इसमें फैसला किया गया कि जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, ये कोई नहीं जाएगा अंग्रेज़ों के विद्यालय में पढ़ने के लिए। और क्या किए, स्वदेशी को बढ़ावा देना तथा विदेशी सामानों का बहिष्कार करना। विदेशी सामानों का बहिष्कार का मतलब होता है कि विदेशी सामान का हम यूज नहीं करेंगे, जो अंग्रेज देंगे उस वस्तु का हम यूज नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे, हम जो भारत का बना होगा उसका प्रयोग करेंगे। खिलाफत आंदोलन में भी प्रस्ताव रखा गया। अच्छा, दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन अपनाया गया, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन को बल मिला। जो मुस्लिम लोग खिलाफत आंदोलन बनाए थे उसी में महात्मा गांधी ने क्या किया, अपना असहयोग आंदोलन जब चलाया तो इसको ताकत मिला। इसको क्या मिला, देखो जो बातें आपके खिलाफत आंदोलन की हो रही है, ये खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए मुसलमानों ने बनाया था। जो अंग्रेज़ लोग थे, अंग्रेज ये कहते थे कि आप यहाँ से अंग्रेज़ों को, माने जो भारतीय लोग थे वह कहते थे अंग्रेज़ों को भगाना है। तो मुसलमानों ने मिल कर के आंदोलन बनाया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस आंदोलन को चाहते थे कि आगे बढ़ाया जाए। तब कुछ मुस्लिम लोग थे, जैसा अभी आप पढ़े थे शौकत अली, वो जा कर के महात्मा गांधी से मिले और कहे कि क्या ये आंदोलन हम लोग को चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि चलाना चाहिए, और महात्मा गांधी ने कहा कि यही तो अवसर है जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ क्या करेंगे, मिलेंगे। जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलेंगे, यही अवसर है, मिल करके हम लोग आंदोलन को क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बस समझे। उसके बाद से महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन भी चलाया। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया तो जो खिलाफत आंदोलन है उसको क्या मिला, बल मिला। तो लिख लोगे सब लोग ना। देखो सबसे अच्छी पढ़ाई की बात है, आप पढ़ रहे हैं, जब भी ज़रूरत होगा मोबाइल पर है उसको खोलेंगे, लेसन नंबर 2 आएगा भारत का राष्ट्रवाद, आप उसको खोलिएगा ना, प्ले लिस्ट में जा करके पूरा ये मिल जाएगा। आप बैठ करके आप पढ़ सकते हैं, पूरा याद हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आंदोलन के अंदर अलग अलग विचार, ये आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, अब इसके अलग अलग विचार थे। अलग अलग क्या थे, जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो आपके परिवार में जितने लोग होते हैं सबका अलग अलग विचार होता है। कोई कहता है कि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो कोई कहे लगता है कि पढ़ता ही नहीं है। तो वही का जो आंदोलन थे ना, जो माने असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के अंदर अलग अलग विचार, असहयोग आंदोलन के अलग अलग
विचार। विचार माने आइडिया। हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, चाहे आप लोग भी हैं, आपका जैसा विचार होगा वैसा आप बदल जाएंगे, वैसा बन जाएंगे अपने ज़िंदगी को, और वैसा बन भी जाएगा आपका जिंदगी। विचार से ही पूरा समाज का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप जो भी विचार रखेंगे उसके अनुसार आप बन जाएंगे, और जो विचार आपके दिमाग में आ गया वो विचार कोई बदल भी नहीं सकता है, लाख कोशिश करेगा। जैसा विचार आप करेगा वैसा आपका ज़िंदगी बन जाएगा, वैसे समाज के सामने आप दिखाई भी देंगे और समाज वैसा आपको स्वीकार भी करेगा। ठीक है, तो आज जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था, उसमें जो लोग थे उन सभी लोगों का विचार अलग अलग था, और अलग अलग विचार के कारण ही ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया। तो देखो जनवरी, देखो ध्यान से, जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन शहर के मध्यम वर्ग की भागीदारी थी, माने अधिकतर शहर के लोग इस आंदोलन में क्या करते थे, भाग लेते थे। और देखो छात्र शिक्षकों ने स्कूल छोड़ दिया, वकीलों ने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया जब ये आंदोलन चालू हुआ था। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बच्चे अंग्रेज के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे वो सभी बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए। जो टीचर, जो अध्यापक अंग्रेज़ों के विद्यालय में पढ़ाते थे वह भी अपना पढ़ाना छोड़ दिए। जो वकील मुकदमा को लड़ते थे वो अपने मुकदमा को लड़ना छोड़ दिए। मानिए बहुत ही ज़्यादा लोग असहयोग आंदोलन में भाग लें। आप पढ़ते भी होंगे हिंदी में, किसी लेखक का जीवन परिचय पढ़ते होंगे तो आता है कि जब ये 8 तक पढ़े थे तभी महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया था तो इनकी पढ़ाई, अपने पढ़ाई को छोड़ करके और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। हर एक हमारा लेखक ऐसा ही नज़र आता है। अब देखो ये जो असहयोग आंदोलन था इसमें जितने भी लोग थे सबका विचार अलग अलग था। तो आखिर गांव के लोगों के अंदर विचार का था, शहर में जो लोग रहते थे उनका क्या विचार था, सब अलग अलग विचार थे। तो पहले आपका लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोह, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोह। अच्छा देखो आप लोग गांव के रहने वाले हैं ना, आपकी जिंदगी बड़ी कष्टदायक है बाबू। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोह, अब इसी से अंदाजा लगा लो किसी का सीरियस तबीयत खराब हो जाए तो उसको यहाँ से गोरखपुर लेकर के जाना पड़ेगा। अब गोरखपुर ले आते रास्ते में मर जाएगा, और जो व्यक्ति गोरखपुर के पास है उसका तबीयत खराब हुआ तुरंत अस्पताल में पहुँच जाएगा। तो हम लोग का लाइफ बहुत स्ट्रगल है, और आप लोग डॉक्टर बनिए, गोरखपुर की तरह यहाँ पर व्यवस्था कराइए, बने तो पढ़ेंगे तो बनेंगे ही। तो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोह कैसे हुआ, आप इसकी बात हम लोग जिक्र करेंगे। अरे तो हमारे की व्यवस्था का हो नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोह, तो देखो ध्यान से, गांव के जो लोग थे जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो कैसे विद्रोह हुआ उसमें, देखो ध्यान से। असहयोग आंदोलन शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया। पहले शहर में ही शुरू हुआ था, अभी आपने पढ़ा कि शहर के जो नवयुवक लोग थे वही असहयोग आंदोलन में भाग लिए। धीरे धीरे इस शहरों से कहाँ फैल गया, गाँव में फैल गया। ठीक है, और देखो ध्यान से, अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे। रामचंद्र फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर, गिरमिटिया में जानते हैं ना, बंधुआ मजदूर, माने बात करके काम किया जाता है। 100 रुपया की जगह पर 15 रुपया दिया जाता है, काम कराया जाता है, उसको गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। अधिकार किसान, सुनो ध्यान से, अधिकार किसान राजस्व वसूली के विरोध थे। जमींदारों के नई धोबी सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नई धोबी बंद करने का आदेश दिया, और जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के समस्याओं को समाप्त करने के लिए अक्टूबर में अवध किसानों की सभा की स्थापना की। अच्छा देखो, जब ये आंदोलन चला ना तो ग्रामीण के लोग क्या करते हैं, अधिकतर ग्रामीण के लोग खेती करते हैं। तो जो अवध के किसान थे, अवध के किसान को ऐसा लगा कि अब इस असहयोग आंदोलन से हमको बहुत फ़ायदा होने वाला है। वो हमारे किसानों को ऐसा लगा कि जो हमारे ऊपर टैक्स लगाता है सरकार, या जो अंग्रेज टैक्स लगा रहे थे, अब महात्मा गांधी जब ये आंदोलन चलाए हैं तो अब टैक्स हमसे नहीं वसूला जाएगा। ये तो अंग्रेजों को हटाने के लिए किया जा रहा है। अब इनको ग्रामीण क्षेत्रों में ये होता है, ये फ़ायदा होगा। जैसे कोई चुनाव होता है तो चुनाव में लोग उसके साथ कुछ लोग होते हैं, उसके साथ कुछ लोग होते हैं, जात पात देखते हैं कि हमारा ये जात का है तो ये हमको काम करेगा, कुछ नहीं करेगा। अगर उतना उसके पास जागरूकता है, उतना बड़ा दिल है, उतना बड़ा मन है, तभी वो कर पाएगा, नहीं तो किसी भी कास्ट का होगा वो नहीं करेगा।
जगह गांव के लोग बा, हम लोग केवल ये सोचते हैं कि हमारा ही फायदा हो। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था ना, तो गांव के रहने वाले जितने भी लोग थे उनको वो खेती करते थे और उनको ऐसा लगा कि हमारे ऊपर जो टैक्स सरकार लगाती है वह टैक्स अब नहीं लगेगा, वह टैक्स अब कहाँ हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ये ग्रामीण क्षेत्रों के विचार था बाबू, ग्रामीण क्षेत्रों का ये विवेक है। असहयोग आंदोलन के चलौल रहा है कौना सन में 1921 में जालियावाला बाग हत्याकांड कब भई रहे, सब याद कर लिया। ग्रामीण क्षेत्र में जब ये आंदोलन गया तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने क्या सोचा, हाँ कि हमारा टैक्स खत्म हो जाएगा, हम लोग का जो खेत है वो हमको खेत मिल जाएगा, ऐसा लोग सोच रहे थे, लेकिन ऐसा था नहीं। बात समझ रहे हैं। अब आइए आदिवासी द्वारा स्वराज की व्याख्या, ये भी देखो दूसरा है आदिवासियों द्वारा स्वराज की व्याख्याएं, स्वराज की व्याख्याएं। और सुनो ध्यान से सब लोग, कहा कि आदिवासियों द्वारा स्वराज की व्याख्याएं, तो ध्यान से सुनिए कहा बता सकते हैं इसमें। देखो आदिवासी किसे कहते हैं मालूम है, जो झोपड़ी बना करके रहता है, जंगल वगैरह में कहीं से आ गया है, झोपड़ी बना करके रहता है, उसी को हम लोग आदिवासी कहते हैं। प्रिंस क्या हो रहा है, जल्दी लिखो, तो अभी तो लिखा है नहीं, ठीक है जल्दी, इतनी पढ़ाई भी करना है। चलो, तो आदिवासी किसे कहते हैं, जंगल में जो झोपड़ी बना करके रहते हैं, जंगल में अपने जीवन को गुजारा करते हैं, उसी को आदिवासी। देखो अब हम बता देते हैं, अंतिम पड़ाव पर आप लोग हैं। मान लो जनवरी 2 महीना बचा है, मान लो जनवरी फरवरी मार्च में कब से आपका पेपर होगा कोई नहीं जानता, कल आपका पता चल जाएगा, टाइम टेबल अगर निकल जाती है तो अब यही 2 महीना बाकी आपका है। इसी 2 महीना में अभी आपको 10 दिन तो लग जाएगा केवल प्री बोर्ड पेपर लिखने में, उसके बाद से आपका प्रैक्टिकल होगा तो इसमें कई दिन लगेगा आपको। इसी में आपका मरण है, जीवन है, इसी में आपका शादी ब्याह है, इसी में खिचड़ी है, इसी में होली है, सरस्वती पूजा है, यही में बोर्ड में के पेपर भी देने आपको जाना, इसीलिए आप अच्छे से पढ़ेंगे। आइए आदिवासियों द्वारा स्वराज की व्याख्याएं। आदिवासी मैंने आपको बताया कि जो झोपड़ी में जंगल में रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आदिवासी। सुनो ध्यान से, आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के विचारों का अर्थ निकाला कि उन्हें कर नहीं देना होगा तथा भूमि को गरीबों में पुनर्वितरण किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के गुंडेम पहाड़ियों में एक गोरिल्ला आंदोलन अलूरी सीतारामन राजू के नेतृत्व में हुआ। गुरेम के विद्रोहियों ने गोरिल्ला युद्ध जारी रखा। राजू को पकड़कर वर्ष 1924 ईस्वी में फांसी की सजा दे दी गई। देखो यही कहानी आदिवासियों का भी है। आदिवासियों को भी क्या लगा कि हमारा जो खेत है, जो हम लोग बो रहे हैं, वह खेत हमारे नाम से हो जाएगा। यह सहयोग आंदोलन, देखो अलग अलग विचार अब कहेंगे सफल होगा। जब अपने स्वार्थ जुड़ जाएगा तो सफलता नहीं मिल पाएगी बाबू, सफलता नहीं मिल पाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन चलाया, और जब आंदोलन चलाया तो जो आदिवासी लोग थे, जो कहीं से झोपड़ी बना करके रहते थे, खेती करते थे, उनको ऐसा लगा कि खेत अब हमको दे दिया जाएगा। उनको ऐसा लगा कि सरकार जो हम पर टैक्स लगाती है, जो कर लगाती है, अब हमको कर नहीं देना पड़ेगा। ये आदिवासियों के विचार थे। बात समझ रहे हैं कि जो मैं खेती करता हूँ, जो मेरे पास खेत है, वह खेत मुझे मिल जाएगा। असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, देखो अलग अलग विचार यही है। पहले आपने कहा देखा ग्रामीण क्षेत्रों के विचार, आदिवासियों के विचार। अब आते हैं बागानों में स्वराज। बागानों का मतलब क्या होता है, जहाँ पर चाय वगैरह की खेती की जाती है। तो तीसरा जो बात होता है उसका नाम होता है बागानों का विचार। बागानों का विचार, सब लोग हेडिंग बनाते रहेंगे। आपके पास तो उतना टाइम नहीं है, लेकिन हेडिंग बना के खूब अच्छे से समझ लीजिए। आप बात समझ रहे हैं। बागान, तुम तो सही से पढ़ ही नहीं रहे, क्या कर रही है। एक भी हेडिंग बनाई है, कहाँ बनाई है, दिखाओ कॉपी। बागानों में स्वराज का विचार निकाल के दिखाओ जल्दी। तो बागानों में स्वराज के विचार में मुझे तो नहीं कहूँ, उठा के बड़े बैठा साफे हो जो भी यही जा।
तो बगानों का मतलब होता है जो बगान थे, बगान का मतलब होता है जो सही से पढ़ल करना, तो मारे धड़ाक दो उलट जी व्यक्ति में, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बगान का मतलब होता है जहाँ पर चाय की खेती की जाती है। तो जब ये आंदोलन चला तो बगान में कार्य करने वाले लोगों में क्या विचार है ये भी देख लो। जगह इनके विचार है पढ़ाओ तो नरी बोलो दस्ता उड़ाओ कर। तो असम में जो सबसे अधिक चाय कहाँ बनेला? असम का जानी जानता लगी। हाँ इतने यादें बाज रहे। हाँ तो असम में बगानों कार्यकर्ता के लिए आज़ादी के अर्थ सुनो ध्यान से, आज़ादी के अर्थ 1859 ईस्वी के अंतर्देशीय उत्प्रवासन अधिनियम द्वारा सीमित क्षेत्रों से बाहर जाने का अधिकार था, जिससे पहले से वंचित थे। इस कानून के अंतर्गत बगानी श्रमिकों को सरकारी आदेश के लिए चाय बगान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। देखो होता ही था कि पहले जो चाय लोग माने बगान में माने असम के जितने भी किसान थे, जब वो चाय को बोते थे खेत में, तो वो चाय वहाँ माने असम से बाहर इलाके में नहीं जाता था। मान लो तुम लोग कितना भी पढ़ते हो, कितना भी तुम लोग का अच्छा दुकान है कि उस सामाने न खरीदे, या सरकार टैक्स लगा देगी कि यहाँ से आप नहीं बेचेंगे, तो उसको बनाने से फ़ायदा क्या होगा? ये चाय सब लोग बोते थे, कौन? असम के जितने भी किसान थे। लेकिन जब चाय बोते थे तो चाय बोने के बाद उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजा जाता था, उसके ऊपर माने एक तरीके से माने बंदी बना दिया गया था कि आप नहीं बेच सकते। तो जब असहयोग आंदोलन चला तो उन किसानों को ये लगा कि अब हम लोग को चाय माने हर एक देश में बेचने की अनुमति मिलेगी। बात समझ रहे हो? हर एक माने वो सोचे कि हमारा पूरा माने पूरे विश्व में हमारा चाय को माने बेचा जाएगा। असहयोग आंदोलन में भी ये विचार करने लगे। तो देखो असहयोग आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ लोग हैं वैसा वैसा क्या है विचार है, तो ये सफल नहीं हो पाता। सब लोगों का विचार स्वार्थहीन न हो, स्वार्थ से न जुड़ा हो, तो इसके लिए एक ही आवश्यक है, खूब पढ़ना पड़ेगा इसके। अगर आप पढ़ लें, खूब अधिक पढ़ लें, तो आपके अंदर स्वार्थ की भावना समाप्त हो जाएगी। वही कार्य करेंगे जो सबके लिए भलाई का। तो बगानों में भी यही हाल हुआ। चाय जितने भी लोग उगाने वाले थे, सबको ऐसा लगा कि हमारा चाय पूरे विश्व में नहीं भेजा जा रहा है। जब असहयोग आंदोलन चलेगा तो चाय को पूरे विश्व में भेजा जाएगा। असहयोग आंदोलन से लोगों ने ये अर्थ निकाला। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखो ध्यान से, ये क्या होता है? कोई बताएगा सविनय? बोलो, बताओ कुणाल, लड़कियों में कोई बताओ। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा का पालन न करना। देखो मैं कुछ बातें बता दूं आपको। सविनय आखिर अवज्ञा आंदोलन का है तो सुनो। गांधी जी ने 12 मार्च, कौन मार्च? 12 मार्च 1930 ईस्वी में, पहले बता देते हैं, 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी का पूरा जिंदगी यही में बीत गया, ये सब करत में। लेकिन फिर भी बहुत बहादुरी के काम किए, इसमें कोई बात नहीं है। हम लोग तो अपने परिवार को संभालने में लगे रहते हैं कि मेरा परिवार न टूटे। 10 को लोग पट्टी पड़ जाए वो नहीं कि चला, तो पूरा देश को एकजुट कराने का प्रयास कर रहे थे। जरा सोचो, 10 को लोग परिवार में तो इकट्ठा नहीं थे। वो मुँह फुला के होने रहता, हमने के मुँह फुला के आने जीते नहीं, हमने के अपने में तय समझ जा रहे। परिवार उसको कहा जाता है कि जो आप सवाभी में बात आपसे कर रहा था, तो कहा नहीं कि महान कौन, किसको बलशाली माना जाता है? बलशाली वह होता है जो लोगों का रक्षा करता है। बलशाली वह होता है जो किसी से लड़ाई नहीं करता है। जो लड़ाई करता है उसके पास ताकत नहीं है, उतना ही बड़ी ताकत है, बस उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। तो वही ना महात्मा गांधी थे। जरा देखो, अनुयायी का मतलब होता है उनके साथ रहने वाले लोग थे, उनके साथ। तो देखो बाबू, गांधी जी ने 22 मार्च सन 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती आश्रम में से अपनी यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल को वह दांडी पहुँचे और उन्होंने नमक कानून को तोड़ा।
उसने नमक कानून को क्या किया, तोड़ा। देखा 12 मार्च से शुरू होता, 6 अप्रैल को पहुंच जाते, यानी कितना दिन लगा, कितना दिन लगा, लगभग 24-25 दिन। 24, अगर 12 अप्रैल होता तो मार्च के बाद अप्रैल होता, 1 महीना आपको आते, 25 दिन लगभग क्या होगा लगा। कहाँ पहुंच गए, डांडी पहुंच गए, और वहां पर नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून तो मालूम है, नमक पर टैक्स लगा दिए थे अंग्रेज। और वो अपने हाथ से बनाने लगे। हाँ, कहते थे कि भारत नहीं बनाएगा, मैं खुद बनाऊंगा, पूरा भारत में मेरा ही नमक चलेगा। गांधी जी बनाने। समझ रहे हो। अब सुनो, अब क्या किए उन्होंने, समुद्री पानी को उबाल कर नमक बनाना शुरू कर दिया। किसने, महात्मा गांधी ने। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है जो अंग्रेज अपना आंदोलन चला रहे थे ना, उसका विरोध करना, उस जो आंदोलन उनका चल रहा था उस आंदोलन का पालन नहीं करना, अवज्ञा करना, आज्ञा को न मानना। तो महात्मा गांधी ने अवज्ञा किया, कहा कि हम लोग जो अंग्रेज का नमक है उसको नहीं खाएंगे। और तब लोगों ने कहा कि तो बनाइए, व्यवस्था करिए। तब व्यवस्था वो किए। उसने क्या किया है कि नमक को, उसने समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बनाना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। बात समझे। और उन्होंने समुद्री पानी को उबाल कर नमक बनाना शुरू किया। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन के अंतर्गत देखिए क्या किया गया। ये कहा गया कि विदेशी कपड़ा का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, जो विदेश के कपड़ा आते हैं उसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, खुद हम लोग बनाएंगे। और महात्मा गांधी ने खुद बनाया था। किसानों ने राजस्व और चौकीदारी देने से इनकार कर दिया। गांवों के अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। कई स्थानों पर वन कानूनों का उल्लंघन किया गया। समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, तो बता दोगे। अब इसका आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, इतना सब लोग याद करेंगे, ठीक है।